हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। आज दोस्तों हम जो अभी हमने टॉपिक कंप्लीट किया है फंडामेंटल राइट्स का, इसके क्वेश्चन देखने वाले हैं। और इनके जो क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन किस लेवल के होंगे, आपके आरओ, एआरओ, यूपीएसआई, यूपी पीसीएस, एसएससी, सीजीएल, इस लेवल के क्वेश्चनों को हम कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमारे जो पार्ट गए हैं, नागरिकता गया, प्रस्तावना गई है, या संविधान का भाग 2, भाग 1 जो राज्यों से संबंधित था, संग्रह क्षेत्रों से संबंधित था, उनसे संबंधित सारे क्वेश्चन प्ले लिस्ट में पड़े हुए हैं, आप लोग वहां से देख सकते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं अपने टारगेट की ओर। और लक्ष्य है हमारा हर हाल में इस लक्ष्य को जीतना है, नौकरी लेनी है। इसमें अगर दोस्तों हम क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा ये एमपी पीसीएस 2013 का है। और इस क्वेश्चन में पूछा गया है मौलिक अधिकार क्या हैं। पहला ऑप्शन वाद योग्य, अवाद योग्य, लचीले और कठोर। मैंने दोस्तों जब आपको टॉपिक पढ़ाया था उस समय बताया था मौलिक अधिकार जो हैं वो किस टाइप के हैं, इनकी प्रकृति बताई थी। तो प्रकृति इनकी कैसी बताई थी, नकारात्मक। दूसरी बात, ये वाद योग्य हैं या नहीं हैं, तो आपको पता होगा कि अनुच्छेद 32 जो मूल अधिकार से संबंधित है, और मूल अधिकारों में देखें तो विशेष रूप से संवैधानिक उपचारों की बात करता है। यानी कि हमें वो अधिकार देता है कि हमारे मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है, अगर कोई नुकसान होता है किसी भी तरीके से, तो हम आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि जो 5 प्रकार की याचिकाएं हैं उन्हें जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को तो है ही, उसके साथ ही हाई कोर्ट को भी है। और ये बात हमें कहाँ मिलेगी, अनुच्छेद 226 में मिलेगी। तो यहाँ पे ये जो वाद योग्य हैं, इसका मतलब क्या है कि उनको सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। इसका मतलब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही होगा। मौलिक अधिकार क्या हैं, तो वाद योग्य हैं, इसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। पहला ऑप्शन अपना ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार। ये यूपी लोअर सब इंस्पेक्टर वाला मेंस का 2002 का क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि जो मूल अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट हैं, ये कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते, या प्रधानमंत्री के निर्देश से निलंबित हो सकते हैं, या राष्ट्रपति के निर्देश से निलंबित हो सकते हैं, या आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। सही आंसर इसका क्या होगा। अगर मैं इन ऑप्शनों की बात करूं, यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखे हैं इनमें आप देखिए कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते, ये बात गलत है, निलंबित किए जा सकते हैं। और ये किस आर्टिकल के तहत निलंबित होते हैं, तो मैंने आपको बताया था जो अनुच्छेद है 352 के तहत अगर नेशनल इमरजेंसी लगती है उस समय इनको सस्पेंड किया जा सकता है। और सस्पेंड कौन करेगा, राष्ट्रपति करेंगे। मैंने आपको ये भी बताया था कि आर्टिकल 352 के तहत जैसे ही भारत में अगर नेशनल इमरजेंसी लगी तो इमरजेंसी लगते ही जो अनुच्छेद आपका 19 है जो स्वतंत्रताओं की बात करता है वो स्वतः ही सस्पेंड हो जाता है, निलंबित हो जाता है। बाकी मैंने ये भी बताया था कि जो अनुच्छेद 21 है, आर्टिकल 21 की बात करें जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है, उसको राष्ट्रपति जी चाहें तब भी उसको सस्पेंड नहीं कर सकते, निलंबित नहीं कर सकते। बाकी जो आर्टिकल हैं उनको राष्ट्रपति अपने ऑर्डर के द्वारा 1 बाई 1 उनको सस्पेंड कर सकते हैं, निलंबित कर सकते हैं। मूल अधिकार कभी भी समाप्त नहीं किए जा सकते, ये समाप्त नहीं होते हैं, केवल सस्पेंड होते हैं, निलंबित होते हैं। अब देखिए इनमें ऑप्शन क्या दे रखा है कि इनको कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता, ये बात गलत है। प्रधानमंत्री के निर्देश से निलंबित होते हैं, ये भी गलत है। राष्ट्रपति के निर्देश से निलंबित हो सकते हैं, राष्ट्रपति निर्देश नहीं देगा। राष्ट्रपति यहाँ पे ये शब्द जो दे रखा है इसको आप देखिए, निर्देश से निलंबित नहीं होते हैं। जो राष्ट्रपति जी हैं वो 1 बाई 1 ऑर्डर पारित करते हैं और उनको सस्पेंड करते हैं, ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, ये बात सही है। और 352 के तहत अगर नेशनल इमरजेंसी लगी है
तो उसको राष्ट्रपति निलंबित कर सकते हैं, सिर्फ एक को छोड़कर, वो भी कौन सा, अनुच्छेद 21 जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है, इसको छोड़कर निलंबित किए जा सकते हैं। जबकि आप देखो यहाँ पे इसमें और इसमें अंतर क्या है, यहाँ पे निर्देश दे रखा है, राष्ट्रपति निर्देश नहीं देंगे, खुद अपनी इच्छा से उनको सस्पेंड करेंगे। अगर उनको लगता है कि ये आर्टिकल समाप्त किया जाना चाहिए, उस स्थिति में सस्पेंड वो कर सकते हैं मूल अधिकार से संबंधित जो आर्टिकल दे रखे हैं उनमें से 21 को छोड़कर, ये मैंने आपको बताया था। तो आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, और कौन करेगा, तो आंसर क्या होगा, राष्ट्रपति करेंगे। अच्छा, आपने एक सुना होगा अनुच्छेद जिसको हम 356 कहते हैं। 356 क्या है, ये राज्यों में आपातकाल की बात करता है। और अगर 356 के तहत जो राज्यों में आपातकाल जो लगा, या जहाँ पे राष्ट्रपति शासन की हम बात करते हैं, राष्ट्रपति शासन या राज्यों में आपातकाल जो अगर ऐसी इमरजेंसी जो 356 के तहत लगती है, उस समय ये मूल अधिकार हैं, उन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो उस समय निलंबित नहीं होते हैं। ये बात आप ध्यान रखना। निलंबित कब होंगे, 352 के तहत ही अगर नेशनल इमरजेंसी लगती है तभी निलंबित हो सकते हैं। इसका अपना कौन सा ऑप्शन हो गया, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। ये बीपीएससी प्री में 1994 और 2000 इसमें पूछा गया है, और उत्तर प्रदेश में कब पूछा गया, ये 2015 में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा क्या है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो मौलिक अधिकार मैंने आपको बताए थे कौन से, भाग 3 में हैं, अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं। जहाँ जो अधिकार हमारे शुरू होते हैं 6 हैं, और जो 6 में जो पहला वाला शुरू होता है, समानता का जो अधिकार शुरू होता है, ये कहाँ से होता है, अनुच्छेद 15 से शुरू होता है, 14 से शुरू होता है, और 14 से कहाँ तक जाता है, 18 तक जाता है। 5 आर्टिकल ऐसे हैं जो समानता के अधिकार की बात करते हैं। अगर हम इसकी बात करें, ये नहीं है, ये भी नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, पहला। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। बताइए दोस्तों, विधायन सत्ता पर कौन पूर्णतया नियंत्रण लगाता है। अनुच्छेद 14, 15, 16 और 17। इसका सही आंसर क्या होगा, यानी कि जो राज्य है वो राज्य धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, इसके आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, ये अनुच्छेद 15 में है। और अगर हम 14 की बात करें तो 14 में क्या है, बताइए, विधि के समक्ष समता की बात करता है, यानी विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका जो अनुच्छेद सही यहाँ पे माना जाएगा वो अनुच्छेद 14 आर्टिकल को मैंने पढ़ाया है। ये विधि के समक्ष समता और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इससे संबंधित है, जिनमें जो विधि के समक्ष समता है ये प्रावधान हमने ब्रिटेन से लिया, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इसको हमने कहाँ से लिया, अमेरिका से लिया। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विधि का नियम या कानून अधिराज्य का मतलब क्या है। इसका मतलब यानी विधि का नियम या फिर कानून का अधिराज्य, इसका मतलब क्या है, ये बीपीएससी प्री 2020 का क्वेश्चन है, जल्दी में आया हुआ है। इसका पहला ऑप्शन दे रखा है, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र, सभी के लिए एक न्याय तंत्र। अगला देखिए, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक राज्य, गलत है। इसको देखिए, सभी के लिए एक राज्य और सभी के लिए एक न्याय तंत्र, यहाँ पे एक राज्य ये गलत दे रखा है, ये नहीं होगा। यहाँ पर ये जो एक राज्य है ये गलत दिया है। अगले वाले में देखिए, एक के लिए एक कानून बिल्कुल गलत है, सभी के लिए समान कानून की बात की गई है, और सभी के लिए एक न्यायालय की बात की गई है, इतना ये सही है। ये दोनों पोर्शन किसमें सही है, पहले ऑप्शन में। तो ए ऑप्शन अपना सही होगा। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है, तो सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मद्रास बनाम दौराई राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया। यहाँ पे आप देखिए, पहला कह रहे हैं विधि के समक्ष समता का अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार,
अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अब देखिए जो मद्रास में जो केस चला, ये एक लड़की होती है जिसका नाम चंपा है, और ये चंपा नाम की लड़की है। उस समय जब भारत आज़ाद हुआ, उस समय मद्रास के अंदर एक कम्युनल ऑर्डर निकाला गया, और कम्युनल ऑर्डर के आधार पर पूरे राज्य की जो सीटें थी, सेक्शन संस्थान था, उसको जाति के आधार पर बांट दिया। और ये कम्युनल ऑर्डर जो निकाला गया, ये दौराई राजन का मामला था, मद्रास हाई कोर्ट से संबंधित था। इसमें क्या हुआ कि जो लड़की जिसके नंबर जो हैं वो मेरिट से ऊपर हैं, वो जब एडमिशन को रह जाती है तो वो कहाँ पहुँचती है? मद्रास हाई कोर्ट पहुँचती है। और मद्रास हाई कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि जिस आधार पर ये सरकार ने जो सांप्रदायिक आधार पर बांट रखा है कैटेगरी के हिसाब से, ये पूरी तरीके से गलत है। तो उस समय संविधान में जो अनुच्छेद 15 का 4th क्लॉज है, उसमें परिवर्तन किया गया, और उसमें लिखा गया कि जो सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं उनको राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है। ये चंपाकम दौराई राजन वाले मामले में जो मद्रास हाई कोर्ट ने दिया, उसमें ये जब प्रभाव इसका जो निकल के आ रहा था कि संप्रदाय के आधार पर जो सीटों का बंटवारा किया है वो इस तरीके से नहीं हो सकता, ये किसने कहा? मद्रास हाई कोर्ट ने कहा। और इस प्रभाव को दूर करने के लिए प्रथम संविधान संशोधन किया गया, जो कि लोकसभा या राज्यसभा उस समय नहीं थी, संविधान सभा के लोगों ने ही किया। और वहाँ पे लिख दिया 15 के 4 में कि जो सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं उनके लिए राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है। तो ये किसके विरुद्ध है? आपको समझ में आ गया होगा, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्नलिखित में से कौन सा समानता के अधिकार में सम्मिलित नहीं है? अब समानता का अधिकार आपने पढ़ा होगा, कानून के समक्ष समता, सामाजिक समानता, अवसर की समता, ये तीनों के तीनों हमारे संविधान में हैं। लेकिन आर्थिक समानता की बात करें दोस्तों, तो ये आर्थिक समानता यहाँ पे क्या लिखा है? भारतीय संविधान में जैसे कि निहित है निम्न में से कौन सा समानता के अधिकार से संबंधित नहीं है। अब ये जो आर्थिक समानता है ये इससे समानता के अधिकार से संबंधित नहीं है। कानून के समक्ष समता ये समानता के अधिकार में है, सामाजिक समानता भी है, अवसर की समता भी है, लेकिन आर्थिक रूप से समता ये भारतीय संविधान में नहीं है। ये जो क्वेश्चन है हमारा PCS मेंस 2008 का क्वेश्चन है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? डी ऑप्शन ठीक है इसका। अगला देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, ये कथन और कारण से संबंधित है, और ऐसा ट्रेंड बहुत चल रहा है कि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इनको आपको बड़े केयरफुली पढ़ना है और उनके आंसर आपको देने हैं। यहाँ पे आप देखिए कथन ए है, इसमें कह रखा है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में समान अधिकार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए व्यवहार कर सकता है, असमान लोगों के लिए समान व्यवहार कर सकता है, ये यहाँ लिखा होना चाहिए। यहाँ पे कारण में देखिए आर में क्या है? समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से वितरित की जाएगी। अब आप यहाँ पे देखिए कि जो आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़े हैं उनमें समान आधार पर निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए व्यवहार करता है, ये भी बात सही है, और ये नीचे वाली भी बात सही है। अब आप देखिए कि इसमें क्या ए बी का ये आर है वो ए का स्पष्टीकरण कर रहा है या फिर आर ए का स्पष्टीकरण कर रहा है? ये बात आप देखिए। पहला ऑप्शन हम देखते हैं, ए सही है किंतु आर गलत है। आर गलत नहीं है, इसका मतलब यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी देखिए, ए गलत है, ए बिल्कुल गलत नहीं है, ए भी ठीक है, आर सही है। अगला देखिए, ए और आर दोनों सही हैं किंतु ए का स्पष्टीकरण आर नहीं है, ये भी बिल्कुल गलत है क्योंकि ए का स्पष्टीकरण आर है। अगर इसका डी ऑप्शन देखें, ए और आर दोनों ही सही हैं, ये ठीक है, और ए का सही स्पष्टीकरण आर है, ये चौथा ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? प्रेस की स्वतंत्रता अगर पूछी जाए, मीडिया की स्वतंत्रता अगर पूछी जाए, झंडा फहराने की स्वतंत्रता पूछी जाए, बोलने की स्वतंत्रता पूछी जाए, तो ये सारी की सारी स्वतंत्रताएं आर्टिकल 19 के अंतर्गत आती हैं। अपना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। यूपी पीसीएस मेंस 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1918 में समर्थन नेहरू रिपोर्ट में किया गया। दूसरा कह रहा है भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया या प्रश्रय किया। अगला देखिए अगस्त प्रस्ताव 1940 ने मूल अधिकारों को शामिल किए थे, ये गलत है। अगर हम क्रिप्स मिशन की बात करें मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था तो ये भी गलत है, इसमें भी मूल अधिकार नहीं थे, इसमें भी नहीं थे। और 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है दोस्तों इसमें भी मूल अधिकार नहीं थे। ये पहला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए जो नेहरू रिपोर्ट जो बनी थी 1927 में, जिसको पेश किया गया 1928 में, इसमें समर्थन किया गया था। पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है यदि किसी व्यक्ति के जीवन या फिर स्वतंत्रता का प्रश्न हो तो जन सूचना अधिकारी का जवाब कितने समय में मिलना चाहिए। आपने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पढ़ा होगा जो 2005 में आया। 12 अक्टूबर 2005 को राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो आया, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है ये कब आया, तो डेट ध्यान रखनी है 12 अक्टूबर 2005। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि यहाँ हम जो सूचना लेंगे वो किससे लेंगे, तो आप जो सरकारी संस्थाएं हैं, जो सरकार का हिस्सा हैं, जो सरकार का अंग हैं, उनसे सूचना ली जा सकती है और भारत का कोई भी नागरिक ले सकता है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ अपवाद हैं, यानी कि इंटेलिजेंस से जुड़े हुए मामले या आर्मी से जुड़े हुए मामले या ऐसे मामले जो उजागर करने से देश को खतरा उत्पन्न हो, उनकी जानकारी या उनकी अधिसूचना नहीं डाली जा सकती, उसकी जानकारी आपको नहीं मिल सकती। और जानकारी जो सामान्य प्रकार की बातें हैं उनकी मिल सकती है। अब यहाँ पे जो जानकारी मिलती है अधिसूचना में, जो अधिसूचना अधिकारी है ये जवाब देता है 30 दिन के अंदर उसे जवाब देना अनिवार्य होता है। 30 दिन के अंदर जवाब देना अनिवार्य होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है 1 मंथ या 30 दिन के अंदर जवाब देना अनिवार्य होता है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन की जो प्रकृति है ये कुछ दूसरे टाइप की है और इसमें जो पूछा है कि व्यक्ति के जीवन से संबंधित मामला हो या स्वतंत्रता का प्रश्न हो, तो इस पे ये जो 30 दिन है 1 मंथ में बता रहा हूँ, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। अगर किसी की जान को खतरा है तो जवाब इसका आपको जो 48 घंटे हैं इनके अंदर मिलना चाहिए। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। कब, जब किसी के जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न हो या जीवन से जुड़ी हुई बातें पूछनी हो या फिर स्वतंत्रता का प्रश्न हो, तो अधिसूचना अधिकारी इसको 48 घंटे के अंदर आपको जवाब देगा। और सामान्य प्रकार की जो अधिसूचनाएं हैं उनका जवाब दोस्तों 30 दिन के अंदर मिलना अनिवार्य होता है। ये दोनों ही टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है किसकी प्रत्याभूति भारतीय संविधान बोले तो मौलिक अधिकार द्वारा नहीं दी गई है। समानता का अधिकार, 14 वर्ष से कम आयु को निःशुल्क शिक्षा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा समानता का अधिकार हमने मूल अधिकारों में पढ़ा है, ये सही है। संवैधानिक उपचारों का पढ़ा है, ये भी सही है। अब आपको जो डाउट करेगा कुछ यहाँ पे बी है, 14 का बी, ये आपको डाउट करेगा और इसमें कह रखा है दोस्तों 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये बात सही नहीं है। और दूसरी बात ये मूल अधिकारों में मेंशन भी नहीं है। मूल अधिकारों में क्या है, मूल अधिकारों में ये है कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे, इनको शिक्षा का अधिकार होगा। ऐसा निःशुल्क वगैरह ये कुछ नहीं लिखा है। तो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, और ये भी जो लिखा है किस आर्टिकल में लिखा है, जिसको हमने 86वें संविधान संशोधन द्वारा कब जोड़ा, 2002 में जोड़ा था, संविधान समीक्षा आयोग की सिफारिश पर जोड़ा था। ये अनुच्छेद 21A के अंतर्गत आएगा। अब यहाँ पे आप देखोगे तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा ये यहाँ पे नहीं है। अगर आप आर्टिकल 45 की बात करोगे तो 45 में जो आज की डेट में जो लिखा हुआ है वो मैंने आपको बता दिया। और उसमें क्या लिखा है, नीति निर्देशक तत्वों में उसमें ये लिखा हुआ है कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको राज्य निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगा। लेकिन आज की डेट में ये भी लिखा हुआ नहीं है
क्योंकि ये जो अनुच्छेद 45 में जो बात लिखी थी वो अनुच्छेद किस में डाल दी, अब 21A में डाल दी। और आज की स्थिति में अगर आप पूछोगे अनुच्छेद 45 में क्या लिखा है, तो आज की स्थिति में जो लिखा है वहाँ 6 से कम वर्ष के जो बच्चे हैं, प्री प्राइमरी वाले बच्चे हैं, और जो पूर्व बाल अवस्था पूर्व के जो बच्चे हैं, उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था, देखरेख की व्यवस्था राज्य करेगा। ये आज की डेट में 45 में लिखा है। 6 से 14 वाला कॉन्सेप्ट अनुच्छेद 45 में आज की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है, ये ध्यान रखना। पहले था 2002 से पहले, और उस बात को उठा के यहाँ मूल अधिकार के अंतर्गत रख दिया है। यहाँ पे जो हमारा आंसर सही होगा वो कौन सा हो जाएगा, बी, मौलिक अधिकार द्वारा नहीं की गई है। तो मौलिक अधिकारों में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान नहीं किया गया है। क्या किया गया वो मैंने आपको समझा दिया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। अगर हम प्रस्तावना को देखें दोस्तों, तो इसको जवाहरलाल नेहरू ने कहा। किसने कहा, JL नेहरू ने। संपत्ति के अधिकार को दोस्तों किसी ने कुछ कहा नहीं है। संवैधानिक उपचारों की बात करें तो इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, यही पूछा है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए DPSP को संविधान की आत्मा किसने कहा, DPSP को संविधान की आत्मा किसने कहा, तब आंसर क्या होगा, तब आप बताएंगे यहाँ पे संविधान की आत्मा जो DPSP को कहा है वो किसने कहा है। तो आंसर होगा ग्रैनविल ऑस्टिन। क्या आंसर होगा, ग्रैनविल ऑस्टिन। ये नाम आप ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा हुआ है। ग्रैनविल ऑस्टिन ने क्या कहा दोस्तों, DPSP को संविधान की आत्मा कहा, जबकि अंबेडकर जी ने संवैधानिक उपचारों को जो आर्टिकल 32 है उसको संविधान की आत्मा कहा। जबकि प्रियम्बल की बात करें दोस्तों तो जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की आत्मा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जोखिमपूर्ण कार्यों में बाल श्रम को निषिद्ध किया गया है भारत के संविधान द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा, इन या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो बाल श्रम की बात करें, ये हमने पढ़ा है किसमें है, आर्टिकल 24 जो बाल श्रम की बात करता है, बाल श्रम पर रोक की बात करता है। और वहाँ भी बाल श्रम से संबंधित जो अधिनियम मैंने आपको 1986 का बताया था, 2016 में उसमें परिवर्तन कर दिया, और आज की स्थिति में वहाँ जो अधिनियम है वो बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम है। और ये जो बात करता है कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं या 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, उनसे आज की स्थिति में कोई काम नहीं करा सकते, लेकिन 14 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं, किशोर आयु के या जो किशोर हैं, उनसे जोखिमपूर्ण कार्य नहीं करा सकते। आज की डेट में ये प्रावधान कर रखा है। अब आइए इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो भारत के संविधान द्वारा बात सही है, UNO के चार्टर द्वारा ये भी बात सही है। तो यहाँ अपना जो ऑप्शन होगा वो इन ये दोनों ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, किस वाद ने संसद को प्रस्तावना में संशोधन का अधिकार दिया। ये जो केशवानंद भारतीवाद है इसमें दिया गया था, कब दिया गया, 1973 में। कब दिया गया, 1973 में प्रस्तावना में संशोधन का अधिकार दिया। और 1976 में, कब दोस्तों, 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा इस प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से जोड़े गए थे, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, और 3 शब्द क्या थे, एकता, अखंडता, समाजवादी। एकता, अखंडता और समाजवादी, ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इसको आप ध्यान रखना। यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से किसको जोड़ा गया या किसको नहीं जोड़ा गया, इसको आप ध्यान रखना है। बेरूवारी बात की अगर हम बात करें तो ये दोस्तों 1962 का मामला है, और ये उस एरिया से संबंधित था जो बेरूवारी एरिया है जो पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आता है, जिसका विवाद था बांग्लादेश के साथ। यहाँ पे बेरूवारी बाद में जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया उसमें ये कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। और जो 1973 में केशवानंद भारती वाले वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यू टर्न ले लिया, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग ही नहीं, आंतरिक भाग है। आंतरिक भाग सुप्रीम कोर्ट ने माना। और इसी बाद में जो बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत है, मूलभूत ढांचे का सिद्धांत है, वो भी केशवानंद भारती वाद में
1973 में दिया गया। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। मूलभूत स्ट्रक्चर क्या है, मूलभूत सिद्धांत क्या है, इसको मैं आपको जब मैंने आपको प्रस्तावना पढ़ाई थी उस समय मैंने आपको क्लियर किया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को शिक्षा का अधिकार डीपीएसपी में है, मूल अधिकार में है, सांविधिक अधिकार में है, या नन ऑफ दिस। अभी मैंने आपको बताया था 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे हैं, इसको आर्टिकल की बात करें तो 21A, जिसको हमने 86वें संविधान संशोधन द्वारा कब जोड़ा दोस्तों, 2002 में जोड़ा था। और 86वां संविधान संशोधन किसने किया था, संविधान समीक्षा आयोग ने किया था, जिसके अध्यक्ष MN वेंकैया हुआ करते थे। और इसमें भी दोस्तों यहाँ पे जो संविधान समीक्षा आयोग था, इसने जो सिफारिश की थी वो 6 से 18 वर्ष के लिए की थी, लेकिन लागू जो किया गया है वो 6 से 14 वर्ष है। यह बात आप ध्यान रखना। तो ये कहाँ है, मूल अधिकार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आपके जो अपर लेवल हैं इनमें इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा गया है। एक तरफ आपको रेट दे रखी है, दूसरी तरफ उनका अर्थ दे रखा है, तीसरी बात आपको यहाँ पे बतानी है कि इनका जो लैटिन नाम है वो क्या होता है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम के अंदर आता है। अगर हम सूची फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पे निषेध की बात कर रहा है, मना करने की बात कर रहा है, रोकने की बात कर रहा है। तो रोकने का मतलब क्या है, स्थगन से होगा। अगर हम उत्प्रेषण की बात करते हैं, इसका मतलब है ऊपर मंगवाना या वरिष्ठ न्यायालय को भेजना। अगर हम परमादेश की बात करें, मैंडेमस की बात करें, तो ये उस व्यक्ति के विरुद्ध जारी की, यहाँ पे जो याचिका की बात कर रहा हूँ, चलो पहले इनके आप सुन लीजिए। अगर हम निषेध की बात करें तो आपको बुक के अंदर यहाँ पे नाम मिलेगा प्रतिषेध रिट। क्या मिलेगा, प्रतिषेध रिट। और प्रतिषेध रिट जो संबंधित है वो किससे संबंधित है, न्यायालय से संबंधित है। न्यायालय ही उसको जारी करेगा और न्यायालय के विरुद्ध जारी की जाएगी। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब जो न्यायालय करेगा वो अपर न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को करेगा, यानी कि जो अपर न्यायालय है वो लोअर न्यायालय के विरुद्ध जारी करेगा और जारी करके कहेगा कि आप जिस केस की सुनवाई कर रहे हैं वो आपके जुडिशियल एरिया से बाहर का है, आपके न्यायिक क्षेत्र से बाहर का है, अर्थात सुनवाई इस पर रोक दी जाए। यह मतलब होता है प्रतिषेध रिट का, या जिसे कहा गया है निषेध। इसका मतलब प्रतिषेध रिट आपको बुकों में मिल जाएगा। ठीक, इसका मतलब क्या है, रोकना, मना करना, स्थगन करना। अब देखिए उत्प्रेषण की बात करें, जिसको लैटिन में क्या कहते हैं दोस्तों, तो लैटिन में सर्स्योरी कहा जाता है। प्रतिषेध को लैटिन में क्या कहा जाता है, सर्स्योरी कहा जाता है। और सर्स्योरी का मतलब है कि जो आदेश एक कोर्ट ने दूसरे कोर्ट को दिया, पहली बात तो ध्यान रखना है दोनों ही किससे संबंधित हैं, न्यायालय से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं, दोनों न्यायालय से हैं। और एक न्यायालय दूसरे न्यायालय को यहाँ पे आदेश देगा। पहले वाले में मैंने बता दिया कि यह कहेगा कि आप जिस केस को सुन रहे हैं उसकी सुनवाई ना करें, वो आपके जुडिशियल एरिया से बाहर का है। जबकि दूसरे वाले में क्या कहेगा, दूसरे वाले में भी जो अपर न्यायालय है वो लोअर न्यायालय के विरुद्ध जारी करेगा। यहाँ तक कि 1991 में ये भी कह दिया है कि न्यायालय के द्वारा ये जो अधिकरण होते हैं जो न्याय करने के लिए बनाए जाते हैं, उन अधिकरणों के खिलाफ भी इनको जारी किया जा सकता है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना, उत्प्रेषण का मतलब है कि आप जिस मुकदमे की सुनवाई कर रहे हैं उसको रोक दें और आप वरिष्ठ न्यायालय को भेजें, ऊपर भेजें। अगर हम परमादेश की बात करें तो इसको लैटिन भाषा में दोस्तों मैंडेमस कहते हैं। क्या कहते हैं, मैंडेमस कहते हैं। और इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। शाब्दिक अर्थ क्या है, हम आदेश देते हैं। तो इसका कौन सा मैचिंग में जाएगा, बी। अब बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात करें तो लैटिन वर्ड जो यहाँ पे प्रयोग किया जाता है वो हैबियस कॉर्पस प्रयोग किया जाता है। और हैबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है सशरीर उपस्थित करना। इसका अगर हम मैच करें तो ये कहाँ जाएगा, ए से जाएगा। अब आप देखिए इधर ऑप्शन दे रखे हैं, इनका कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहले का अगर देखें तो पहले का डी, दूसरे का देखें तो दूसरे का सी, तीसरे का देखें तो तीसरे का बी, और चौथे का देखें तो चौथे का कौन सा ए। पहला ऑप्शन अपना सही है। क्लियर हो गया होगा। यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है उसमें जो रेट मैंने आपको पढ़ाई है
वो रिट ध्यान रखनी है। इसके अलावा यहाँ से हो सकता है रिट का नाम दे रखा हो और आपसे लैटिन नाम पूछा जाए, हो सकता है उसका अर्थ पूछा जाए, हो सकता है ये पूछा जाए आपसे कि ये जारी कौन करता है और किसके विरुद्ध जारी की जाती है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं और इसी टाइप से आपको पढ़ना है, इनको ध्यान रखना है। आगे अगर हम देखें दोस्तों तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगर हम दोस्तों मैग्ना कार्टा की बात करें तो ये मैग्ना कार्टा जो शब्द आया ये कहाँ से आया, तो जो मैग्ना कार्टा है अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, मूल अधिकारों का जो विकास हुआ, मूल अधिकारों का जो विकास हुआ है, मूल अधिकारों का विकास, तो ये विकास कहाँ हुआ, तो आपको बताना है कि 1215 की बात है। कब की बात, 1215 की बात है। और यहाँ पे ब्रिटेन में राजा था किंग जॉन। कौन था दोस्तों, किंग जॉन जो यहाँ का राजा था, इसने अपनी जनता को कुछ अधिकार दिए थे। इस जो किंग जॉन है इसने ब्रिटेन की जनता को जो अधिकार दिए थे उसे मैग्ना कार्टा कहा गया। क्या कहा गया, मैग्ना कार्टा। ये बात मैंने आपको समझाई थी। और ये जो मैग्ना कार्टा है ये किसको कहा गया, मूल अधिकारों को कहा गया। तो मूल अधिकारों को कहा गया। अब हम अपने संविधान की दोस्तों बात करें तो मूल अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 में हैं, इसीलिए भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसका सी ऑप्शन अपना ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूल अधिकारों को किस देश से लिया गया है। अगर हम मूल अधिकार की बात करें तो मूल अधिकार के लिए किस देश से लिया गया है, अमेरिका, आयरलैंड, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया। बताइए। मूल अधिकारों को कहां से लिया है, अमेरिका से। नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं, नीति निर्देशक तत्व। अगर नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो मैंने आपको यहाँ पे बताया होगा, नीति निर्देशक तत्व हैं ये मूल रूप से अगर हम देखें, अगर हम इसका इतिहास जानें तो ये स्पेन से लिए गए थे। और स्पेन से दोस्तों किसने लिए, ये आयरलैंड ने लिए। किसने लिए, आयरलैंड ने। अब आगे आपको स्थिति यह है कि जो आयरलैंड है, इस आयरलैंड से जो अंग्रेज हुआ करते थे, ब्रिटिश लोग हुआ करते थे, उन्होंने ये 1935 के भारत शासन अधिनियम में भेजे। कब भेजे, 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, 1935 का भारत शासन अधिनियम, इस भारत शासन अधिनियम में इन्होंने भेजे थे। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये मूल रूप से कहाँ से लिए गए, तो मूल रूप से आप आयरलैंड इसका आंसर दे सकते हैं। अगर स्पेन हो तो ये भी सही होगा। और जो 1935 का भारत शासन अधिनियम में है, इसमें ये जो मूल अधिकार हुआ करते थे ये निर्देशों के उपकरण के नाम से हुआ करते थे, निर्देशों के उपकरण। और जो निर्देशों के उपकरण थे यहाँ से हमने 1935 के भारत शासन अधिनियम से अपने देश के संविधान में लिए और इनका नाम बदल के हमने क्या कर दिया, फंडामेंटल राइट कर दिया। तो कहाँ से लिए गए हैं, तो आयरलैंड सही हो जाएगा। ब्रिटेन से जो संसदीय प्रणाली है ये ली गई है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो प्रस्तावना है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, लेकिन प्रस्तावना का जो विचार या भाषा, अगर भाषा पूछी जाए तो आंसर अमेरिका होगा, प्रस्तावना का विचार पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया होगा। और अगर सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए प्रस्तावना कहाँ से ली है, प्रियम्बल कहाँ से ली है, तो आंसर आप क्या बताएंगे, अमेरिका बताएंगे। बुकों में हो सकता है कुछ बुकों में ऑस्ट्रेलिया लिखा हुआ मिले, लेकिन ऑस्ट्रेलिया नहीं। अगर समुच्च रूप से ना तो लैंग्वेज पूछी जाए ना थॉट पूछा जाए, सिर्फ इतना पूछा जाए प्रस्तावना कहाँ से लिया है, तो आंसर अमेरिका होगा, अमेरिका होगा। इसको आप रट लेना, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मूल अधिकारों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करूं। यह राज्य के कृत्य के विरुद्ध गारंटी है। मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे। अगला, ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। अब इनमें आप देखिए, केवल सेकंड, केवल पहला और दूसरा, केवल तीसरा, फर्स्ट और थर्ड, देखते हैं। ये राज्य के कृत्य के विरुद्ध गारंटी है, सही है। यानी राज्य हमारे साथ क्या क्या नहीं करेगा उसकी गारंटी लेता है, ये बात सही है। अगर हम बात करें मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे, ये भी बात सही है।
अगला देखिए, ये सामाजिक व आर्थिक राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है? बिल्कुल नहीं करता है। ये न्याय जो सुनिश्चित करेगा ये डीपीएसपी करेगा। और अगर आर्टिकल की बात करें तो अनुच्छेद किसमें है? ये अनुच्छेद 38 में दे रखे हैं, आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन बनता है कि ये अगर शब्द पूछा हुआ क्वेश्चन है, किस तरीके से पूछा गया है क्वेश्चन आप सुनिए। आर्थिक और राजनीतिक न्याय, आर्थिक राजनीतिक और सामाजिक न्याय की प्राप्ति होगी या भारत के जो नागरिक हैं उन्हें ये दिए जाएंगे, ये संविधान में कहाँ दे रखे हैं? अगर डीपीएसपी और प्रस्तावना दोनों अगर ऑप्शन में आए तो दोनों ही सही हैं, उपयुक्त दोनों वाला आंसर होगा, क्योंकि यही शब्द आपको प्रस्तावना में मिल जाएंगे और यही शब्द डीपीएसपी के आर्टिकल 38 में मिल जाएंगे। अब 38 में क्या लिखा है? 38 में लिखा है, राज्य इस तरह की व्यवस्था बनाएगा जिससे भारत के लोगों को या उस राज्य के लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की प्राप्ति हो सके। यह बात लिखी है। यहाँ पे यह वाला अपना गलत हो जाएगा, पहला और दूसरा सही है, इसका मतलब बी ऑप्शन अपना ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संपत्ति के अधिकार को कब विधिक अधिकार बनाया गया? तो संपत्ति का जो अधिकार है, ये संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 में था। कौन से में था? अनुच्छेद 31 में था। और अगर संपत्ति की स्वतंत्रता की बात करें, संपत्ति की स्वतंत्रता, तो संपत्ति की जो स्वतंत्रता थी ये कहाँ थी? अगर हम संपत्ति की स्वतंत्रता की बात करें तो अनुच्छेद 19 के कौन से क्लाउज में थी? 19 के जी में हुआ करती थी। तो संपत्ति की स्वतंत्रता इसको भी हटाया, और ये जो था मूल अधिकार संपत्ति रखना, इसको भी हटाया। 42 में संविधान संशोधन द्वारा 1976 में हटाया गया है। चाहे संपत्ति की स्वतंत्रता का क्वेश्चन आ जाए या मूल अधिकार या संपत्ति के अधिकार को पूछा जाए, दोनों ही स्थिति में आंसर एक ही देना है। 42 में संविधान संशोधन 1976 आपको बताना है। लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय संविधान को प्राप्त हैं, भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। नागरिकों को कौन कौन से प्राप्त हैं? तो मैंने आपको बताया था कि ऐसे आर्टिकल, ऐसे अनुच्छेद जो केवल भारतीयों को प्राप्त हैं, उनकी संख्या कितनी बताई थी? उनकी संख्या मैंने आपको 5 बताई थी। और ये कौन कौन से थे? 15, 16, 19, 29 और 30। ये ऐसे आर्टिकल हैं जो केवल और केवल सिटीजन की बात करते हैं, नागरिक की बात करते हैं। यहाँ पे पर्सन शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। अगर हम इसमें देखें तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब आप देखिए आर्टिकल क्या 15 का क्लाउज इसमें है, या 16 है, या 19 है, या 29 है, या 30 है? इसमें कौन सा है ये आप देखिए, आपको पता लग जाएगा कौन सा आंसर यहाँ पे सही होगा। धार्मिक स्वतंत्रता 19 में है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल 21 में है, संस्कृति और शिक्षा से संबंधित 29 और 30 हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार इससे संबंधित कौन सा है? आर्टिकल 32 है। तो ऐसे जो भारतीयों को प्राप्त हैं, तो इसका आंसर कौन सा होगा? धार्मिक स्वतंत्रता 25 में है, हट जाएगी। अगर हम बात करें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, आर्टिकल 21 में है, ये भी हट जाएगी। अगर मैं बात करूं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में है, ये भी हट जाएगी। 29 और 30 आपको कॉमन दिखाई दे रहे होंगे, और ये संस्कृति और शिक्षा के अधिकार की बात करते हैं। इसका मतलब सही ऑप्शन कौन सा होगा? सी। ये जो क्वेश्चन है आज यहीं फिनिश करते हैं इनको, कल नए टॉपिक पर बात करेंगे, और उसके बाद उसके साथ उसके क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं। कल जो टॉपिक है वो टॉपिक होगा डीपीएसपी, राज्य के नीति निदेशक तत्व। इस क्लास को यहीं रोकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।